इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम। आज का टॉपिक है फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो आर्टिकल लिख दीजिए, आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 280, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण हेतु दिशा निर्देश सुझाने हेतु वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कीवर्ड जो है इसमें वो क्या है? वित्तीय हस्तांतरण। हस्तांतरण बोलते हैं ट्रांसफर को, वित्तीय बोलते हैं फाइनेंशियल। ठीक है, केंद्र से राज्यों को, किससे? केंद्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण हेतु दिशा निर्देश सुझाने। इसका मतलब वित्त आयोग क्या है? खाली सुझाव देने वाली एक बॉडी है। उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं लिखा कि वित्तीय हस्तांतरण करने के लिए, उसने कहा वित्तीय हस्तांतरण हेतु दिशा निर्देश सुझाने हेतु, दिशा निर्देश सुझाने हेतु वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। इतना समझ में आ गया? संविधान के अनुच्छेद 281 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को अंडरलाइन करना है आपने, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष को अंडरलाइन करना है आपने, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात या आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे। क्या होंगे? 4 अन्य सदस्य होंगे। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जो इस समय वित्त आयोग जो चल रहा है, जिसकी रिकमेंडेशन चल रही है, क्योंकि अभी अगला नहीं बना है, 15 हुए हैं अभी वित्त आयोग। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह थे। 4 सदस्य कौन थे उसमें? शक्तिकांत दास, अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी, रमेश चंद्र। क्या बीच में चेंज हुए ये लोग या लास्ट तक बने रहे? भाई 4 सदस्य जो हैं वो कई बार क्या होता है कि चारों सदस्य लास्ट तक नहीं रहते हैं, बीच में चेंज भी हो जाते हैं कई बार। तो बोला जाता है उसमें कि हाँ भाई इनके जगह पर फिर क्या हो गए, ये चेंज हो गए, है ना। एक आपने शक्तिकांत दास कहा, दूसरा क्या कहा आपने? जरा इधर दिखाइए, इधर बॉक्स में लिखा होगा। अनूप सिंह का, तीसरे अशोक लाहिड़ी, और चौथे रमेश चंद्र। तो ये लिखा है यहाँ पर कि गठन की घोषणा कब हुई? 27 नवंबर 2017 को हुई, 15वां वित्त आयोग। अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह थे। ठीक है, सचिव कौन थे? अरविंद मिश्रा। कौन थे? श्री अरविंद मिश्रा। सचिव कौन थे? श्री अरविंद मिश्रा। 4 अन्य सदस्य कौन थे? अब ये देखिए यहां पर एन झा, दूसरे हो गए अनूप सिंह, तीसरे हो गए रमेश चंद्र, चौथे हो गए अशोक लाहिड़ी। यानी लास्ट में मेरे ख्याल से चेंज हुए हैं। जो शक्तिकांत दास आपने कहा है वो चेंज हुए होंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। क्वालिफिकेशन क्या होती है इनकी? जो अध्यक्ष हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? हाँ जी, अन्य 4 सदस्यों की क्या क्वालिफिकेशन होगी? नहीं भाई, और देखिए पॉलिटी में मैंने पढ़ाना है पूरा, पॉलिटी में पॉलिटी की तरह पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में ये सब चीजें नहीं बताई जाती कि क्वालिफिकेशन क्या है, ये क्या है। इसमें सीधे बताया जाता है कि इनकी रिकमेंडेशन क्या है आप। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं कि जो अध्यक्ष होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और जो अन्य 4 सदस्य होते हैं उनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। जैसे ये सदस्य होंगे, इनकी अलग क्वालिफिकेशन होगी, इनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी, है ना। कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता होगा, है ना, कोई क्या होगा, उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हो, ऐसा लिखा होगा। तो उसको हम, ये होमवर्क है आपके लिए। आगे बढ़िए, आज पहले रिकमेंडेशन पढ़नी है हमने। ठीक है, तो अनुच्छेद 281 के अनुसार आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के संबंध में अपनी संस्तुतियां दें। अब ये मेंस का क्वेश्चन है, क्या है? आपसे पूछेगा कि वित्त आयोग की जो संस्तुतियां होती हैं, राष्ट्रपति को जो देता है, वो क्या क्या संस्तुतियां देता है? संस्तुतियां मतलब रिकमेंडेशन।
तो आर्टिकल 281 के अनुसार एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है, कुछ पॉइंट लिखने हैं उसमें कि अनुच्छेद 280 के अनुसार आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के संबंध में अपनी संस्तुतियां दे। नंबर 1, केंद्र तथा राज्यों के बीच विभाजनीय करों से प्राप्त, विभाजनीय करों को खास ध्यान देना है आपने, करों नहीं लिखा उन्होंने क्या लिखा, विभाजनीय करों, यानी जो टैक्स सेंटर ने कलेक्ट किए हैं और जो विभाजनीय हैं, जिनका विभाजन होना है, जिनका बंटवारा होना है, किसके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में, विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व, राजस्व बोलते हैं रेवेन्यू को, किसको, शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें विभिन्न राज्यों का हिस्सा, इसमें विभिन्न राज्यों का हिस्सा। अभी हमने यह भी पढ़ना है कि ऐसा कौन सा वित्त आयोग था जिसने रिकमेंडेशन दिया कि राज्यों का हिस्सा इतना होगा, या बोलेंगे कि 15वें वित्त आयोग ने क्या कहा है कि राज्यों का हिस्सा कितना होगा, परसेंट में देना पड़ता है आंसर, तो अभी आगे पढ़ेंगे हम। पर फिलहाल आपने क्या करना, कीवर्ड याद रखना कि विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें विभिन्न राज्यों का हिस्सा, इसके रिकमेंडेशन करता है कौन, वित्त आयोग। दूसरा, भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, आर्टिकल 266 में से राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान यानी ग्रांट्स एंड एड के लिए सिद्धांत, यानी कौन से सिद्धांत के अनुसार राज्यों को भारत की संचित निधि में से अनुदान दिए जाएंगे, उन सिद्धांतों का रिकमेंडेशन कौन देता है, आंसर कौन देता है, रिकमेंडेशन कौन देता है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। इतना समझ में आ गया। तीसरा लिखना आपने, सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किया गया अन्य कोई मामला। बस इतना अगर आपने लिख दिया, 50 शब्दों वाला एक क्वेश्चन आएगा, 50 शब्दों में लिखना होगा आपको पीसीएस में, और 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 4 में से 4 भी मिल जाते हैं कभी कभी, अगर आपने ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया, याद कर लिया, उसके बाद लिख दिया, समझ लिया, ठीक है। और फिर बता दूं कि समझ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है मेंस में जितना कि लिखा हुआ इंपॉर्टेंट होता है। आपकी उत्तर पुस्तिका ही आपका परिचय है, आपने समझ के लिखा या आपने याद करके लिखा, लिखा है तो नंबर मिलेगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे आगे बढ़िए भाई। उपयुक्त संदर्भ में ही भारत में अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 को हाईलाइट करना है आपने, केसी नियोगी हाईलाइट करना है कि अध्यक्षता में किया गया था। पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया, 1951 में। कौन गठित करते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। उस समय कौन थे राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया। आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को 3 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। इनकी सिफारिशें जो होती हैं 3 शीर्षक। नंबर 1, आयकर तथा अन्य करों का विभाजन तथा वितरण। आयकर मतलब इनकम टैक्स, आयकर तथा अन्य करों का विभाजन तथा वितरण। दूसरा, अनुदान। और तीसरा, संघ द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण, संघ द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण। प्री का क्वेश्चन बन गया। प्री में पूछा कि आयोग द्वारा जो सिफारिशें दी जाती हैं वो 3 शीर्षकों के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। वो शीर्षक क्या क्या हैं? तो पहला हो गया आयकर तथा अन्य करों का विभाजन तथा वितरण। दूसरा हो गया अनुदान, ग्रांट्स एंड एड। तीसरा हो गया संघ द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे 15वें वित्त आयोग, अंतिम प्रतिवेदन। प्रतिवेदन बोलते हैं रिपोर्ट को, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर 2017 को श्री NK सिंह, पूर्व सांसद और पूर्व सचिव की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। श्री शक्तिकांत दास, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर रमेश चंद्र आयोग के अन्य सदस्य नियुक्त किए गए थे। श्री अरविंद मिश्रा आयोग के सचिव बनाए गए। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, सचिव कौन थे? अरविंद मिश्रा। शक्तिकांत दास द्वारा सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिए जाने के परिणाम स्वरूप अजय नारायण झा को 27 फरवरी 2019 को वित्त आयोग का नया सदस्य बनाया गया। मैं यही बोल रहा था, कई बार सदस्य क्या करते हैं, त्यागपत्र देते हैं, कई बार स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो उनकी जगह पे जो आते हैं वो भी क्वेश्चन बनता है कि शक्तिकांत दास जी की जगह पर कौन आए? अजय नारायण झा आए, ठीक है। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 2 खंडों में प्रस्तुत किया। पहले खंड में, ऊपर कीजिए भाई, पहले खंड में 2020-21 के लिए पहली बार हुआ मेरे ख्याल से ऐसा, क्योंकि कोरोना आ गया था, उसकी वजह से 20-21 के लिए अलग रिकमेंडेशन दी और फिर 25 से 26 तक के लिए अलग रिकमेंडेशन दी गई। वैसे क्या होना था कि 20 से 25 तक होना था, ये क्या होना था,
5 साल तक रिकमेंडेशन चलती हैं, लेकिन क्या हुआ, कोरोना की वजह से 20-21 के लिए अलग आई सिफारिश और 5 दिसंबर 2019 को सौंपी थी। दूसरे खंड 2021-22 से और 25-26 तक के लिए अपनी सिफारिश 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी। ऐसा पहली बार हुआ शायद, ठीक है। इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें अधोलिखित है। फिर दोबारा मेंस का क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? मेंस का क्वेश्चन हो गया। खंड 1 और 2 में पहले की तरह मुख्य रिपोर्ट और अनुलग्नक शामिल हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। खंड 3 केंद्र सरकार पर आधारित है। इसमें मध्यम अवधि की चुनौतियों और आगे की रूपरेखा के साथ प्रमुख विभाग की विस्तृत भूमिका का विश्लेषण है। ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती है मेंस में। लिखना चाहो तो लिख सकते हो अगर वर्ड लिमिट ज्यादा है तो, ठीक है। खंड 4 पूरी तरह से राज्यों पर आधारित है। हमने प्रत्येक राज्य के वित्तीय व्यवस्था का बड़ी गहराई से विश्लेषण किया है और प्रत्येक राज्य की चुनौतियों को देखते हुए अलग अलग सुझाव सामने रखे हैं। कुल मिलाकर रिपोर्ट में 117 मुख्य सिफारिशें हैं। खंड 3 और खंड 4 में केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों के लिए कई सुधारों का सुझाव दिया गया है। आगे बढ़ाते रहिए, ऊपर कीजिए। और ये होता है मेन, जो ये वाली हेडिंग है, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा। क्या? केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा। 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% सुझाया गया। कितना? 41% सुझाया गया। कितना सुझाया गया? इससे पहले का जो वित्त आयोग था, कम से कम 100 पेपरों में मैंने देखा, जो 14वां वित्त आयोग था इसमें, उसने 42% सुझाया था। कितना? 42% राज्यों का हिस्सा। उससे पहले वाले ने 32% सुझाया था। तो एक बहुत बड़ा जो चेंज आया था वो तब आया था कि जब पुराने वित्त आयोग ने 32% सुझाया था, नए वित्त आयोग ने रिकमेंडेशन दी कि राज्यों का हिस्सा कितना होगा, 42%। 10 का अंतर आज तक नहीं हुआ था कभी। मतलब 13वें वित्त आयोग ने कितना सुझाया था? 32। 14वें ने कहा 42, 15वें ने कहा 41। तो जब 14वां आया, 14वां वित्त आयोग आया 14 नंबर का, तो ये बोला गया ये तो बहुत ज्यादा वो है भाई। क्या? क्योंकि हमने उससे पहले ऐसे पढ़ते थे हम कि 1 का डिफरेंस आ गया, 0.5 का डिफरेंस आ गया, ज्यादा 1.5 का डिफरेंस आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया, 10 का डिफरेंस हमने भी नहीं देखा था कभी। तो कई पेपरों में आया कि 42%। अब फिर जब यहाँ पे 41% सुझाया गया तो प्रश्न आया कि भाई 41% क्यों सुझाया गया? तो दरअसल क्या हुआ कि 370 हो गई, खत्म। जम्मू कश्मीर बन गया क्या? यूनियन टेरिटरी बना। उस वजह से क्या हो गया, वो 1% का डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? 1% का डिफरेंस आ गया, क्योंकि वो यूटी बन गया। ये राज्यों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? राज्यों का हिस्सा। 1% का। ऐसा नहीं कि नुकसान हुआ, ठीक है, बढ़िया है 41% भी। लेकिन मैंने कहा क्योंकि अब वो 2 लद्दाख और जेएंड के जो यूनियन टेरिटरी है, तो उसका नहीं होता है इसमें। वो तो संघ शासित प्रदेश है ना, संघ द्वारा शासित। तो ये राज्यों का हिस्सा है इसमें। तो राज्यों का हिस्सा 41%। तो इसको याद करना है आपने, प्री का क्वेश्चन बनेगा आपका कि 15वें वित्त आयोग ने जो 2021-26 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बताया, वो कितना सुझाया गया? आंसर 41, जो कि 2020-21 के समान ही है। पर यह 14वें वित्त आयोग के सुझाव से कम है, जिसमें 42% के हिस्से की बात कही गई थी। इस 1% का समायोजन नए गठित जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए किया गया है, जिन्हें केंद्र से धनराशि दी जाएगी। ठीक है। आगे, हस्तांतरण का मानदंड। हस्तांतरण बोलते हैं ट्रांसफर। हस्तांतरण का तालिका ए में यह प्रदर्शित किया गया है कि आयोग, ऊपर कीजिए भाई, आयोग ने केंद्रीय करों में प्रत्येक राज्य के हिस्से को निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों को इस्तेमाल किया। यह फिर मेंस का छोटा क्वेश्चन बन सकता है। मानदंड भाई किस आधार पे देंगे? केंद्र राज्यों को अगर देगा, भाई करों में हिस्सा देता है, वो अनुदान देता है, वो ऋण देता है, कौन सुझाएगा? वित्त आयोग सुझाएगा। किस राज्य को कितना देना चाहिए, कैसे तय होगा? मानदंड तय करने पड़ेंगे कि मानदंड को इस्तेमाल किया है और प्रत्येक मानदंड का कितना मान यानी कितना वेटेज होगा दिया गया है। 2021 से 26 के लिए राज्यों के बीच केंद्रीय करों के वितरण के मानदंड 2020-21 की अवधि के समान। आगे,
के समान ही हैं, हालांकि आय के अंतर और कर प्रयासों को गिनने की संदर्भ अवधि अलग है। इसलिए प्रत्येक राज्य का हिस्सा बदल सकता है। अनुलग्नक की तालिका बी में दिखाया। चलो, केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में प्रत्येक राज्य का कितना हिस्सा है, हम ये कुछ संकेतकों को से स्पष्ट कर रहे हैं। आगे दिखाइए, संकेतक दिखाइए मुझे। ये इधर 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 तालिका ए जो है, पहले इसको देख लेते हैं। वित्त आयोग द्वारा कर अंतरण के लिए मानदंड क्या सुझाए गए हैं? प्रदत्त भारांश, वेटेज बोलते हैं इसको। वेटेज कैसे मिलेगा? देखो, आय का अंतर, वित्तीय क्षमता अंतराल का जो वेटेज है वो कितना है? 45। सीधे यहां के लिए पढ़िए। पहले 14वें वित्त आयोग में कितना था? 50। अब कितना कर दिया गया? 45 कर दिया गया। इसको ध्यान रखना आपने। आय का अंतर, वित्तीय क्षमता अंतराल 45। दूसरा, ये फोटो किसने खींची भाई? किसने खींची फोटो? आगे, जनसंख्या 1971 के हिसाब से जनसंख्या अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं बता रखा इन्होंने। क्यों नहीं बता रखा? क्योंकि सेंसस तो आया ही नहीं। 2021 में आना चाहिए था, सेंसस नहीं आ पाया, है ना, तो इसलिए ब्लैंक कर रखा है। जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 15। वेटेज कितना दिया गया? 15। क्षेत्रफल के हिसाब से वेटेज कितना मिल रहा है? 15। वनाच्छादन के हिसाब से फिर उन्होंने कुछ नहीं दिया। वन एवं पारिस्थितिकी के हिसाब से 10। वन और पारिस्थितिकी के हिसाब से 10। जननांकिकी उपलब्धि 12.5। जननांकिकी उपलब्धि मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ राज्यों ने जननांकिकी को क्या कर दिया हो, बढ़ा दिया हो बहुत ज्यादा। किसी राज्य की अगर बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है या कहीं पर सेक्स रेशियो बहुत कम हो रहा है, ये सब चीजें काउंट की जाती हैं। वेटेज जो है वो काउंट किया जाता है, उसके आधार पर ही क्या मिलता है? केंद्र से राज्यों को। समझ में आ गया? कर और राजकोषीय प्रबंधन में कैसा रहा वो राज्य, उसका वेटेज कितना दिया गया है? 2.5। तो टोटल हो गया 100। इस आधार पर राज्यों को क्या होता है, जो रिकमेंडेशन होती है, इन सब चीजों को देखा जाता है, उसके हिसाब से उनको, मैंने कहा क्या, करों में राज्यों का हिस्सा तय होता है, राज्यों का अनुदान तय होता है, और राज्यों को ऋण कितना देना है वो तय होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आगे। अब केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में प्रत्येक राज्य का हिस्सा कितना है परसेंटेज में अगर हम निकाल रहे हैं तो देखिए, आंध्र प्रदेश का 4.047 है, अरुणाचल प्रदेश का 1.757 है, असम का 3.128 है, बिहार का 10.058 है। बिहार का देख रहे होंगे आप, बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ का 3.407 है, गोवा का 0.386 है। इतना याद नहीं करना है, हल्का हल्का ध्यान रखना है आपने कि एक तो मुझे बिहार का ज्यादा दिख रहा है भाई, और दिखाइए मुझे, ऊपर दिखाइए। उत्तराखंड देख लो भाई, उत्तराखंड है कहीं? सबसे नीचे है। अब ये देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का 17.939 है, ये याद करना है आपने मोटा मोटा। उत्तराखंड का 1.118 है, ये याद करना है। उत्तराखंड में रहते हो, उत्तराखंड के पेपर देने हैं, तो उत्तराखंड के लिए जो 15वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन है, जो भारांश मिला है हमें, वो मिला 1.118। छोटा राज्य है, ठीक है, नवगठित राज्य है, तो 1.118। पश्चिम बंगाल के लिए 7.523, और जो बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, जैसे राजस्थान के लिए 6.026, और कहीं बड़ा 7 में दिख रहा है, कहीं 6-7 में नहीं। उत्तर प्रदेश देख लिया हमने, उससे ऊपर देखिए, तो 6, 7, 10 वाले याद रखने हैं आपने। तो सबसे ज्यादा क्या बिहार का है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का, उसके बाद किसका है? बिहार का, उसके बाद किसका है? मध्य प्रदेश का 7.850, उसके बाद महाराष्ट्र का कितना है? 6.317। ऐसे याद, क्रम याद रखना है आपने। और अगर इनका भारांश याद, भाई पूरे 28 राज्य का तो नहीं कर सकते याद, 4-5 का तो याद कर सकते हो, तो शुरू के 4-5 का याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का खास ध्यान रखिए, उत्तराखंड का खास ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? पहले जो बड़े 4 राज्य हैं जिन्हें ज्यादा मिल रहा है वो, और एक उत्तराखंड का याद कर लो, और एक सबसे कम वाला याद कर लो। सबसे कम किसे मिला है भाई? देखो ढंग से देख लो एक बार, कितना मिला है?
देखो देखो देखो, प्रथम दृष्टया गोवा दिख रहा है, देख लो एक बार ढंग से। गोवा सबसे कम है, कितना है? 386, 386, 0.386, 386 नहीं बोलेंगे, 0.386। आगे फिर कौन है उससे ऊपर? सिक्किम में कितना है? 388 है सिक्किम में। बस इतना काफी है, ज्यादा मत याद करो, किस्मत खराब होगी तभी बनेगा क्वेश्चन, है ना। पहले 4 राज्य बड़े जिन्हें ज्यादा मिला है, उत्तराखंड, गोवा और सिक्किम याद कर लो, बस काफी है। आय का अंतर, आय का, अब जो भरांश मिल रहा था ना, उसमें पहला जो हमने हेडिंग पढ़ा वो क्या पढ़ा? आय का अंतर। ध्यान दो भैया, ध्यान दो। सर्वाधिक आय वाले राज्य से किसी राज्य की आय की दूरी यानी अंतर, उस राज्य की आय का अंतर कहलाता है। 2016-17 और 2018-19 के बीच में 3 वर्षों के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, जीडीपी सुना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे जीएसडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर ही उस राज्य की आय की गणना की गई है। जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कम है उन राज्यों को बड़ा हिस्सा दिया जाएगा ताकि विभिन्न राज्यों के बीच बराबरी कायम की जा सके। पर कैपिटा इनकम जिन राज्यों की कम होगी उनको ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? उनको ज्यादा मिलेगा। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, आयोग के संदर्भ की शर्तों में यह अपेक्षित है कि सुझावों के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाए। कब की? 2011 की, क्योंकि 21 की अभी आई नहीं। अब जो 16वां वित्त आयोग बनेगा वो 21 में तो नहीं आएगा, अभी तक तो आया नहीं, 23 चल रहा है, तो कभी ना कभी सेंसस आना ही है, तो शायद उसकी रिकमेंडेशन को क्या अपनी रिकमेंडेशन में वो शायद नए वाले सेंसस को रखेगा। ठीक है, उसी हिसाब से आयोग ने 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को अपने सुझावों के लिए इस्तेमाल किया। जनसांख्यिकी प्रदर्शन के मानदंडों को राज्यों के जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सीधी सी बात है, 2 चीजें हम देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास, जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास, कोई राज्य अपनी जनसंख्या को कितना नियंत्रित कर सकता है उसका पुरस्कार उसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसके लिए 2 प्रयास सरकार के बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया पहले ही बोल दिया था कि 2026 तक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में सीटें नहीं बढ़ेंगी। कब बोल दिया था ये काफी पहले बोल दिया था। परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम चल रहे थे। अब जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य के फिर क्या होगा? परिसीमन होगा, तो परिसीमन में क्या होगा? जनसंख्या के आधार पर एक सीट मिलती है लोकसभा में। तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार तो केंद्र से चला रही परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम, रेड ट्रायंगल, और राज्य अपनी जनसंख्या बढ़ाए जा रहे। और क्यों बढ़ाए जा रहे? कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि हम ज्यादा बैठेंगे। कहां पर? कहां बैठेंगे हम? लोकसभा में, राज्यसभा में, या हम अपनी विधानसभा की संख्या क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो संविधान में पहले ही उस समय के लोगों ने कहा कि भैया ये कहीं ऐसा ना करें कि परिवार नियोजन कार्यक्रम फेल हो जाए। उन्होंने कहा 2026 तक कोई सीटें नहीं बढ़ेंगी। 2026 के बाद जो जनसंख्या के आंकड़े, सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होंगे उसके बाद ही कोई परिवर्तन होगा अब इसमें। तो हम कई सालों से देख रहे हैं कि लोकसभा की सीटें आज भी उतनी हैं जितनी उस संविधान संशोधन के समय में की गई थी कि भैया नहीं बढ़ेगी सीटें। अब 2026 के बाद क्या होना है? चेंज होना है। लोकसभा की सीटें बढ़ी हुई दिखेंगी आपको, राज्यसभा की सीटें बढ़ी हुई दिखेंगी, इवन आपकी जो विधानसभा है उत्तराखंड की उसकी सीटें बढ़ेंगी। अभी आपकी 70+1 थी, एक भी वो कंसेप्ट भी हटा दिया। 333 आर्टिकल जो था वो भी हटा दिया। 331 जो वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन बैठते थे 331 के अनुसार, राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था ना, वो व्यवस्था भी खत्म कर दी। ठीक है, तो लेकिन अब आपको 70 से बढ़ी हुई मिलेगी क्योंकि उत्तराखंड की जनसंख्या बढ़ चुकी है। जो नया आंकड़ा आएगा तो उसमें हो सकता है कि 1.25 करोड़ से ऊपर हो हम लोग, और हो सकता है ज्यादा हो, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख भी हो सकते हैं। इतना समझ में आ गया?
दूसरा जो फायदा मिला वो ये मिला कि भैया अगर कोई राज्य जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को सही से इंप्लीमेंट कर रहा है तो उसको पुरस्कृत करने के लिए उसको वेटेज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? वेटेज मिलेगा। निम्न प्रजनन अनुपात वाले राज्यों को इस मानदंड पर अधिक अंक मिलेंगे। जहां जनसंख्या कम बढ़ रही है, जहां पे प्रजनन दर कम दिख रही है, वहां पर ज्यादा वेटेज मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, आम भाषा में मत लिखना, भाषा यही लिखी जाती है। प्रजनन अनुपात, निम्न प्रजनन अनुपात वाले राज्यों को इस मानदंड पर अधिक अंक मिलेंगे, अधिक वेटेज मिलेगा। अगला, वन क्षेत्र और पारिस्थितिकी। अब जैसे हरियाणा है तो भैया जंगल ही नहीं है, पंजाब है बहुत कम है ना। कुछ राज्य हैं जैसे उत्तराखंड है, हमारे अच्छे जंगल दे रखे हैं हमने। ऑक्सीजन कौन दे रहे हैं? हम ही तो दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश दे रहा है, मध्य प्रदेश दे रहा है ऑक्सीजन, और कौन दे रहा है? पारिस्थितिकी को कैसे हमने संतुलित कर रखा है? हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व भी है, हमारे यहाँ नेशनल पार्क भी हैं, हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। इस तरह से हमारी सरकारों ने या केंद्र ने मिलकर क्या कर रखा है? पारिस्थितिकी को भी क्या कर रखा, बना के रखा हुआ है। वन क्षेत्र भी क्या कर रखे, मेंटेन करके रखे हुए। अगर सरकारें ऐसा ना करती तो देहरादून और ऋषिकेश के बीच के जंगलों में आपको दूसरे जंगल मिलते कंक्रीट के। क्या मिलते? क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि वन विभाग है एक, समझ रहे हो? इसके लिए थैंक यू करना चाहिए वन विभाग को। ठीक है, कई जगह पर हमेशा से ही क्या होता है, वन विभाग और आम नागरिक के बीच में क्या रहते हैं, विवाद रहते हैं, क्योंकि उनका पहला उत्तरदायित्व है कि वनों को बचाना है। और आप कह रहे हो नहीं जी हम तो लकड़ी काटेंगे, नहीं जी हम तो चारा लेंगे अंदर से, तो इसलिए टकराव होता है आपस में। लेकिन अगर पारिस्थितिकी संतुलित है तो उसका कारण क्या है? वन विभाग भी है। ठीक है, तो वन क्षेत्र और पारिस्थितिकी, सभी राज्यों के कुल सघन वन क्षेत्र में कितने राज्यों के वन क्षेत्र के हिस्से की गणना करके इस मानदंड पर पहुंचा जाता है, यह भी देखा जाएगा। जहां वन क्षेत्र अच्छा होगा, पारिस्थितिकी अच्छी होगी, उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा। अगला, कर और राजकोषीय प्रयास। कर और, भाई ये भी तो है, कौन सा राज्य कितना कर वसूल कर रहा है, टैक्स वसूल कर रहा है, और राजकोषीय प्रयास क्या है उसके, वो भी देखे जाएंगे। जिस राज्य के टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा, जिस राज्य का राजकोषीय प्रयास अच्छा होगा, उसको अच्छा वेटेज मिलेगा। वरना तो सरकार बोलेगी छोड़ो ना, कौन ले रहा टैक्स, क्या चलेगा? राजनीति चलेगी। वो पुराने जैसे राजा होते थे सल्तनत काल में, पुराना राजा मरा, नए राजा ने क्या कर दिया, सबके कर माफ कर दिए। अब ऐसे कर माफ करते चले तो फिर तो जो ट्रेजरी है वो तो खाली हो जाएगी, सरकारी खजाना खाली हो जाएगा, तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए ये वाला पॉइंट रखा गया, कर संग्रह की उच्च क्षमता वाले राज्यों को, कर संग्रह टैक्स कलेक्शन की उच्च क्षमता वाले राज्यों को इस मानदंड के जरिए पुरस्कृत किया जाता है। इसकी गणना 2016, 17 और 18, 19 के दौरान औसत प्रति व्यक्ति स्वयं कर राजस्व और औसत प्रति व्यक्ति राज्य जीडीपी, वही क्या, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुपात के आधार पर की जाती है। इतना समझ में आ गया। अब अगला है ग्रांट्स, अनुदान, ग्रांट्स इन एड जिसे बोलते हैं। 2021 से 26 के दौरान केंद्रीय स्रोतों में निम्नलिखित अनुदान दिए जाएंगे। देखिए तालिका दिखाइए, सी, राज्यों को विशिष्ट अनुदान करोड़ रुपए में मिलते हैं। ये अनुदान क्षेत्र क्या क्या है? राजस्व घाटा अनुदान मिलता है, रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है उसका अनुदान मिलता है, स्थानीय निकाय अनुदान मिलता है। स्थानीय निकाय में आपकी नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सही क्रम है। पहले नगर पंचायत होती है, छोटे कस्बे जो होते हैं वहां पर पंचायत होती है, फिर क्या होता है, नगर पालिका, फिर होता है नगर निगम। ऐसे ही गांव में भी होती है, ग्राम पंचायतें होती हैं। तो ये स्थानीय निकाय अनुदान, स्थानीय निकायों को भी अनुदान दिया जाता है। आपदा प्रबंधन अनुदान, आपदा प्रबंधन से आप अच्छी तरह से परिचित हो, क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाया। आपदा प्रबंधन का यहाँ पर, आपदाओं का राज्य है तो आपदा प्रबंधन तो देखना ही देखना है। तो आपदा प्रबंधन के लिए भी क्या मिलता है, अनुदान मिलता है ना। क्षेत्र विशिष्ट अनुदान मिलता है, स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलता है, स्कूली शिक्षा को। क्षेत्र विशिष्ट अनुदान के अंदर सब डिवीजन कर रखा उसने, स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगा, स्कूली शिक्षा को मिलेगा, उच्च शिक्षा को मिलेगा, ऊपर कीजिए भाई,
कृषि आधारित सुधारों पर जो अमल करेंगे राज्य, उनको उस पर अनुदान मिलेगा। पी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सड़क रखरखाव के लिए अनुदान मिलेगा। न्यायिक अनुदान मिलेगा, लेखा अनुदान मिलेगा, है ना। आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों को अनुदान मिलेगा, राज्य विशिष्ट अनुदान मिलेगा। तो अनुदान के क्षेत्र कौन कौन से, किन किन क्षेत्रों में अनुदान दिया जाता है, वो ये उसने क्षेत्र बता दिए। अगर मैं क्वेश्चन बनाता, मैं यहां से बनाता ये वाला, क्षेत्र विशिष्ट अनुदान के अंतर्गत किस किस में अनुदान दिया जाता है, तो पहला स्वास्थ्य, दूसरा स्कूली शिक्षा, तीसरा उच्च शिक्षा, चौथा कृषि आधारित सुधारों, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, न्यायिक, लेखा और आकांक्षी जिलों और ब्लॉक। इनमें से मैं कोई 4 उठाता और बोलता कौन कौन से सही है, तो आप बताते जी ये सही है। क्लियर हो गया? चलो जी आगे। राजस्व घाटा अनुदान, 17 राज्यों को राजस्व घाटा समाप्त करने के लिए 2.9 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने? क्षेत्र विशिष्ट अनुदान, निम्नलिखित 8 क्षेत्रों के लिए राज्यों को 1.3 लाख करोड़ रुपए के क्षेत्र विशिष्ट अनुदान दिए जाएंगे। तो क्षेत्र विशिष्ट अनुदान में स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि सुधार का कार्यान्वयन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़कों का रखरखाव, जुडिशरी, सांख्यिकी, आकांक्षी जिलों का और ब्लॉक्स, हर क्षेत्र के लिए अनुदान प्रदर्शन आधारित होंगे। ठीक है। राज्य विशिष्ट अनुदान, आयोग ने 49,599 करोड़ रुपए के राज्य विशिष्ट अनुदानों का सुझाव दिया। ये अनुदान निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए दिए जाएंगे। सामाजिक जरूरतें, किसके लिए? सामाजिक जरूरतों के लिए। प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर, जलापूर्ति और सैनिटेशन, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण, है ना। कौन सा स्मारक, एक बार क्वेश्चन बना, कौन सा स्मारक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से मतलब क्या राष्ट्र की संपत्ति है, ये कौन तय करता है? ये संसद तय करती है। राष्ट्र की संपत्ति माना जाता है ना, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, किसकी संपत्ति है? राष्ट्र की संपत्ति है ना। या कोई और जो जगह हैं तो संसद तय करती है उसको। तो ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण, उच्च लागत वाले भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, इन सब चीजों के लिए क्या है? राज्य विशिष्ट अनुदान। किसके अंतर्गत आते हैं ये? राज्य विशिष्ट अनुदान। तो राज्य विशिष्ट अनुदान के अंतर्गत, फिर मैं यहां से क्वेश्चन बनाता कि राज्य विशिष्ट अनुदान के अंतर्गत कहां गया हो, ऊपर दिखाओ, थोड़ा सा एक लाइन और नीचे। मैं यहां से क्वेश्चन बनाता कि राज्य विशिष्ट अनुदान के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों में अनुदान दिया जाता है। तो नंबर 1 सामाजिक जरूरतें, मैं ऑप्शन देता। दूसरा प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा जलापूर्ति और सैनिटेशन, चौथा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। ऐसे करके मैं पर्यटन वगैरह, ठीक है। और फिर पूछता है इसमें से कितने सही है, अगर यूपीएससी का क्वेश्चन बना रहा होता। आगे, आयोग ने राज्य विशिष्ट और क्षेत्र विशिष्ट अनुदानों के उपयोग की समीक्षा और निगरानी के लिए राज्य के स्तर पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का सुझाव दिया। स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, अब ऊपर कीजिए इसे। स्थानीय निकायों को कुल 4.36 लाख करोड़ रुपए के अनुदान दिए जाएंगे। इसके अनुदान प्रदर्शन आधारित होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2.36 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2.36 लाख करोड़ रुपए, शहरी स्थानीय निकायों को 1.21 लाख करोड़ रुपए, स्थानीय सरकारों के जरिए स्वास्थ्य के लिए 70.051 करोड़ रुपए। ठीक है। स्थानीय निकायों के अनुदान पंचायतों के सभी तीनों स्तरों, पंचायत हमारी 3 टियर सिस्टम है ना, तो उसमें कौन कौन से, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत या खंड पंचायत, और जिला स्तर पर क्या होती है? जिला पंचायत। 3 स्तर है हमारे यहाँ पंचायत के। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, ब्लॉक खंड को बोलते हैं, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत या खंड पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। और इन पे देखो, इन पे सरकारी कर्मचारी भी तो होते हैं, ये पता है। जैसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यहाँ भाई सरकार जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रुप सी, वो गांव का देख रेख करेगा। जो मिला है प्रधान जी सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कौन देखेगा? वीडियो। फिर ब्लॉक पे होगा बीडीओ, वो पीसीएस होगा, अफसर बिटिया, एक नाटक आता था, बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर।
और तीसरे जिला स्तर पर, जिला पंचायत पर जो देख रेख करेगा वो कौन करेगा? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे। ठीक है, जो हायर बॉडी जो होंगी वो कौन होगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चलो जी, राज्यों को स्थानीय निकायों हेतु अनुदान, स्वास्थ्य संबंधी अनुदान के अतिरिक्त देने के लिए जनसंख्या और क्षेत्र को क्रमशः 90% और 10% का वेटेज दिया जाएगा। आयोग के इन अनुदानों, स्वास्थ्य अनुदान को छोड़कर, को प्रदत्त करने के लिए कुछ शर्तें निर्दिष्ट की गई है। प्रदेश स्तर के मानदंडों में निम्नलिखित शामिल है। नंबर 1, पब्लिक डोमेन में अनंतिम और ऑडिटेड अकाउंट प्रकाशित करना। दूसरा, राज्यों द्वारा संपत्ति कर के लिए न्यूनतम फ्लोर रेट्स का निर्धारण और संपत्ति कर के संग्रह में सुधार। शहरी निकायों के लिए 2021-22 के बाद अतिरिक्त शर्त, यदि राज्य वित्त आयोग राज्य स्तरीय नहीं बनाता और उसके सुझावों के आधार पर काम नहीं करता है तो मार्च 2024 के बाद उसे स्थानीय निकायों के अनुदान नहीं दिए जाएंगे। आपको पता है राज्य वित्त आयोग भी होता है, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग का आर्टिकल 280 होता है, वित्त आयोग का आर्टिकल 280 होता है, ऐसे ही राज्य वित्त आयोग का क्या होता है? आर्टिकल 243। बताओ, दो आर्टिकल होते हैं, आई और 243 वाई, 243 आई और 243 वाई, राज्य वित्त आयोग। ऐसे ही आपने 243 में एक और याद करना है, निर्वाचन आयोग भी होते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग जिन्हें बोलते हैं, उसको बोलते हैं 243 के और 243 ZA, कजा। ऐसे करके याद करें। कैसे? चेक कर लिया? चेक कर लिया ना? राज्य निर्वाचन आयोग 243 के और 243 ZA, कजा। और राज्य वित्त आयोग 243 IY याद करना। 243I अलग है, 243Y अलग है। एक पंचायतों के लिए होता है, एक नगर पालिका नगर निगम के लिए होता है। ठीक है, दोनों के कार्य लगभग सेम होते हैं, बट खाली लिखा जाता है पंचायतों, उधर लिखा होता है नगर पालिका। ठीक है। आपदा जोखिम प्रबंधन आयोग ने आपदा प्रबंधन फंड्स के लिए केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा कास्ट शेयरिंग पैटर्न को बरकरार रखने का सुझाव दिया। केंद्र और राज्यों के बीच कास्ट, आगे केंद्र और राज्यों के बीच कास्ट शेयरिंग पैटर्न इस प्रकार है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90 और 10, जैसे हमारा राज्य उत्तराखंड, तो हमारे यहां जो मिलता है 90-10 का मिलता है। क्या मिलता है? 90 और 10, मतलब 90% अनुदान के रूप में, 10% वापस करना पड़ता है। अन्य राज्यों के लिए 75-25 है। राज्य आपदा प्रबंधन नहीं, 90 केंद्र देगा, 10 राज्य करेगा। अन्य राज्यों के लिए क्या है? 75-25, यानी केंद्र 75 रुपए केंद्र देगा, 25 रुपए राज्य को खुद करने पड़ेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन फंड्स का कॉर्पस 1.6 लाख करोड़ रुपए है, केंद्र का हिस्सा 1.2 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। फिर है राजकोषीय योजनाएं। क्या है? राजकोषीय घाटा और ऋण स्तर। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, और ऋण स्तर, ऋण बोलते हैं डेट। ठीक है। आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4% करे। यहां से क्वेश्चन बनेगा प्री का। 15वें वित्त आयोग ने केंद्र को क्या सुझाव दिया है? किस बारे में? राजकोषीय घाटे के बारे में। तो केंद्र को सुझाव दिया है कि 2025-26 तक केंद्र राजकोषीय घाटे को जीडीपी का, किसका? जीडीपी का कितना % कर देगा? 4% कर देगा। करना चाहिए उसको, ऐसा बोला है। राज्यों के लिए उसने राजकोषीय घाटा सीमा जीएसडीपी का % को 2021-22 में, ये तो पुराना हो गया, 2022-23 में 3.5%, 23-26 में 3% करने का सुझाव दिया। राज्यों को लास्ट वाला याद रखना, 23-26 में कितना करने का सुझाव दिया है? 3%। पहले का 4% करना, फिर 3.5% करना, फिर 3% तक लाना आपने। ठीक है। अगर राज्य पहले 4 वर्षों के दौरान उधारी की निर्दिष्ट सीमा का उपयोग नहीं कर पाया तो वह बाद के वर्षों की अवधि में, बाद के वर्षों में उपयोग न हुई राशि हासिल कर सकता है। चलो जी आगे। आगे दिखाइए।
यदि राज्य बिजली क्षेत्र में सुधार करते हैं तो पहले 4 वर्ष 2021-25 के दौरान उन्हें जीएसडीपी के 0.5% मूल्य के अतिरिक्त वार्षिक उधारी लेने की अनुमति होगी। इन सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं: ऑपरेशनल नुकसान कम करना, राजस्व अंतराल में कमी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाने से नगद सब्सिडी के भुगतान में कमी, राजस्व के प्रतिशत के रूप में टैरिफ सब्सिडी में कमी। अब ये 4 ना सुनने में जितने बेकार बुरे लग रहे होंगे आपको, उतने ही इंपॉर्टेंट भी हैं। क्या है? इन सुधारों में कौन कौन शामिल हैं? पहला, ऑपरेशनल नुकसान कम करना। नंबर 2, राजस्व अंतराल में कमी। नंबर 3, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाने से नगद सब्सिडी के भुगतान में कमी। नंबर 4, राजस्व के प्रतिशत के रूप में टैरिफ सब्सिडी में कमी। आयोग ने कहा है कि केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे के लिए सुझाए गए मार्ग से कुल देनदारियों में कमी आएगी। 2020-21 में केंद्र की देनदारी जीडीपी के 62.9% से कम होकर 25-26 में जीडीपी का 56.6% हो जाएगी। ये लाइन फिर इंपॉर्टेंट है। राज्य की कुल देनदारियां 2020-21 में जीडीपी के 31.1% से कम होकर 25-26 में 30.5 हो जाएंगी। आयोग ने निम्नलिखित के लिए हाई पावर्ड इंटर गवर्नेंटल ग्रुप के गठन का सुझाव दिया है। फिर ये इंपॉर्टेंट हो गया, हाई पावर्ड इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप। दूसरा, राजकोषीय दायित्व और बजट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआरबीएम, इसको तो पूरा पढ़ना है आपने, ये मेंस का क्वेश्चन बनेगा। एफआरबीएम ये अभी तो खाली एक लाइन में पढ़ रहे हैं हम, पहले नाम याद कर लीजिए। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। दूसरा, केंद्र और राज्यों के लिए नए एफआरबीएम फ्रेमवर्क सुझाना और उसके कार्यान्वयन पर नजर रखना। क्लियर हो गया? उसके बाद राजस्व जुटाना, रेवेन्यू कैसे जुटाना। आय और संपत्ति आधारित कराधान को मजबूत किया जाना चाहिए। परिसंपत्ति बोलते हैं एसेट्स को। किसको बोलते हैं? आयकर के लिए वेतन से प्राप्त आय पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए टीडीसी, टीसीएस स्रोतों पर टैक्स कटौती और संग्रह। टीडीएस कटता है ना, टीडीएस टीसीएस से संबंधित प्रावधानों के कवरेज को बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की क्षमता पर का पूरा दोहन नहीं किया गया है। कंप्यूटरीकृत संपत्ति रिकॉर्ड्स को ट्रांजैक्शन के रजिस्ट्रेशन के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए और संपत्तियों को मार्केट वैल्यू को आधार बनाया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को संपत्ति के वैल्यूएशन के तरीके को आसान बनाना चाहिए। बड़ी दिक्कत है, संपत्ति का वैल्यूएशन ही नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कई जगह बहुत महंगा रेट है, लेकिन जो वैल्यूएशन निकलता है सरकारी वो कम होता है। ठीक है ना, सरकारी रेट क्या है नहीं बोलते हम, इस जमीन का सरकारी रेट क्या कि इतना है, और बिकती कितने में? ज्यादा में बिकती है। फिर क्या है? जीएसटी। जीएसटी में मौजूदा इंटरमीडिएट इनपुट्स और फाइनल इनपुट्स के बीच इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हल किया जाना चाहिए। जीएसटी दरों की राजस्व तटस्थता को बरकरार रखा जाना चाहिए जो कई दर संरचनाओं से प्रभावित हो रही है। क्योंकि कई वस्तुओं को ऊपर से नीचे के स्लैब में खिसका दिया गया है। 12% और 18% की दरों को मिलाकर दर संरचना को रैशनलाइज किया जाना चाहिए। राज्यों को जीएसटी बेस का विस्तार देने और अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करने चाहिए। वित्तीय प्रबंधन पद्धतियां, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए व्यापक फ्रेमवर्क विकसित किया जाना चाहिए। एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद, ये फिर इंपॉर्टेंट है। जब ऑप्शन देगा ना वो बीच बीच में से बोलेगा कि क्या ये भी बोला है वित्त आयोग ने? हाँ जी, ये भी बोला है कि एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद बनाई जानी चाहिए। इतना ही देगा। किन किन की रिकमेंडेशन थी? तो एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद बनाई जानी चाहिए जिसके पास केंद्र और राज्यों के रिकॉर्ड्स का आकलन करने का अधिकार हो। परिषद का सिर्फ सलाह देना हो। केंद्र और राज्य दोनों के लिए मानक आधारित अकाउंटिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग को चरणबद्ध तरीके से अपनाने के लिए एक समयबद्ध योजना बनाई जानी चाहिए। आगे बढ़ाइए। जब तक कि उपार्जन आधारित अकाउंटिंग को अंततः अपनाने पर विचार किया जा रहा है, केंद्र और राज्यों को ऑफ बजट फाइनेंसिंग का सहारा नहीं लेना चाहिए और न ही व्यय को वित्त पोषित करने के लिए दूसरे गैर पारदर्शी तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। आकस्मिक देनदारियों की रिपोर्टिंग के लिए मानकीकृत फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्यों को मैक्रो इकोनॉमिक और राजकोषीय पूर्वानुमान की शुद्धता और निरंतरता में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। फिर जो
बोल्ड लेटर्स में लिखा है वो ऑप्शन में मिलेंगे आपको, इतना ही लिखा जाता है प्री में। मैक्रो इकोनॉमिक्स और राजकोषीय पूर्वानुमान की शुद्धता और निरंतरता में सुधार करने का प्रयास। इससे ऊपर जो हमने पढ़ा था अभी, क्या क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ऊपर करो, ये मानक आधारित अकाउंटिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग को चरणबद्ध तरीके से, तो इसी तरह से देता है। ये भाषा क्या करती है, प्री में परेशान कर देती है, इसलिए बोलते हैं आपकी इकोनॉमिक्स के कठिन, बहुत टफ क्वेश्चन आए। टफ नहीं आया भाई, बीच बीच में से उठाया उसने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने क्या क्या कहा, क्या क्या सुझाव दिए, तो उसने ये भी कहा, उसने ये भी कहा, है ना, तो इनको बीच में से उठा के वो देता है, तो आपने बोलना हाँ जी ये कहा है उसने। जो आपको लगता है कि ये नहीं है नोट्स में, उसको बोलो कि ये नहीं कहा उसने, ठीक है। कहने को तो बहुत सारी चीजें कहता है वित्त आयोग, इतनी छोटा थोड़ा होता है उसका रिपोर्ट जो होती है। राज्यों को अपने राजकोषीय दायित्व कानूनों में संशोधन करना चाहिए, राजकोषीय दायित्व कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि केंद्र के कानून से संगति बनी रहे, खासकर ऋण की परिभाषा के संबंध में। राज्यों के पास वेज और मीन्स, आगे वेज और मीन्स, वेज नहीं, वेज और मीन्स, वेज और मीन्स एडवांस के अतिरिक्त अल्पावधि की उधारियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए रास्ते होने चाहिए। राज्य अपने ऋण कार्यक्रमों को कुशलता से संचालित करने के लिए स्वतंत्र ऋण प्रबंधन इकाई बना सकते हैं। अन्य सुझाव क्या दिए बताइए भाई, अन्य सुझाव। राज्यों को 2022 तक स्वास्थ्य पर अपने व्यय को बढ़ा, इतना ये इंपॉर्टेंट है। फिर भाई कोरोना जैसी बात आई, उसने कहा स्वास्थ्य पर अपने व्यय को बढ़ाकर 8% करना चाहिए। कितना, 2022 तक कुल स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा व्यय का हिस्सा 2/3 होना चाहिए। स्वास्थ्य में केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं CSS को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि राज्य उन्हें अनुकूल बना सके और उन्हें इनोवेशन कर सके, उनमें इनोवेशन कर सके। स्वास्थ्य में CSS पर फोकस इनपुट की बजाय आउटपुट पर होना चाहिए। अखिल भारतीय मेडिकल और स्वास्थ्य सेवा स्थापित की जानी चाहिए। अखिल भारतीय मेडिकल और स्वास्थ्य सेवा स्थापित की जानी चाहिए। इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे IMS। जैसे IAS होता है ना, IAS होता है, वैसे IMS भी होना चाहिए, इंडियन मेडिकल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की फंडिंग, मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी नामक डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड बनाया जाना चाहिए, जो कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की बजटीय जरूरतों और पूंजीगत परिव्यय के आवंटन के बीच के अंतर को मुख्य रूप से दूर करे। 5 वर्षों के लिए इस फंड का अनुमानित कॉर्पस जो है 2.4 लाख करोड़ रुपए होगा। इसमें से 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत में के समेकित कोष से हस्तांतरित किए जाएंगे। समेकित कोष बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत का समेकित कोष जो लिखा है ना, समेकित कोष भी किसको बोलते हैं, भारत की संचित निधि, ठीक है। शेष राशि दूसरे उपायों से उगाई जाएगी, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों का विनिवेश और रक्षा क्षेत्र की जमीन का मुद्रीकरण। धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, मैं तो बहुत तेज रीड कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बाद आपका काम शुरू होता है। एक एक चीज पर ध्यान रखते हुए गोले बना बनाकर, छोटी मोटी चीज नहीं है, रिकमेंडेशन है किसकी, 15वें वित्त आयोग की। जब तक 16वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन नहीं आ जाती तब तक ये मेंस का क्वेश्चन है, क्या है, और प्री के क्वेश्चन बीच बीच में से निकालेंगे वो। ऐसे केंद्र प्रायोजित योजनाएं CSS के वार्षिक आवंटन के लिए एक सीमा निर्धारित की जाए, जिससे नीचे CSS के फंडिंग रोक दी जाए। CSS को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए, जिसकी उपयोगिता की अब कोई जरूरत नहीं है या उसका परिव्यय महत्वहीन है, सभी CSS को थर्ड पार्टी मूल्यांकन एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। फंडिंग पैटर्न को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इसे स्थिर रखा जाना चाहिए, ठीक है। अब है पब्लिक डेट, इसी में करें, ओके करते हैं, ठीक है।